अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये यहाँ पर डेंटाइन तक था और अब ये पल्प तक आ गया, ठीक है। तो इसको हम A1 कहेंगे। अब इटरेशन की डिग्री, अब आपको ये भी याद रहेगा A0, A1, A2, A3, और ये भी याद रहेगा कि सबसे पहले जो चेंज हमने देखना होता है दांतों में वो डिग्री ऑफ इटरेशन। अब दूसरा चेंज जो देखना होता है, अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ है, एक मिस्टेक हुई है। ये जो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी डेंटाइन है ना, ये यहाँ पर आना था एस वाला, ये यहाँ पर आना है सेकेंडरी डेंटाइन एस वाला, और ये जो जिंजीवल अटैचमेंट है ये P वाला है, ये यहाँ पर आना है, ठीक है। अब अटैचमेंट के लिए क्या पढ़ा था आपने, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक मेम्ब्रेन पढ़ाई थी आपको, ये वाली पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, जो अटैच कराती थी बोनी सॉकेट को सीमेंटम के साथ। तो ये जो अटैचमेंट की बात की गई है ना, जिंजीवल अटैचमेंट की, वो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन की बात की गई है। तो इसने यहाँ पर आना है P के सामने पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, और ये जो सेकेंडरी डेंटाइन है इसने यहाँ पर आना है S के सामने। तो ये आपने सही टेबल ड्रा करना है अगर पेपर में आ गया तो। अच्छा, अब हम देखते हैं पहले सेकेंडरी डेंटाइन को। यहाँ पर देखो ये अंदर जेल है, प्राइमरी जेल का है मैंने, सॉरी पल्प है, ठीक है, अंदर पल्प है। अब पल्प के बाहर क्या है, डेंटाइन है, ये प्राइमरी डेंटाइन है। अब पल्प के अंदर अगर डेंटाइन बनना शुरू हो जाएगा उसको हम सेकेंडरी डेंटाइन कहेंगे। यहाँ पर देखो S0 है, यानी S0 है, यानी कोई भी डेंटाइन नहीं बना अंदर पल्प के अंदर। यहाँ पर देखो, अगर आपको सही नजर आए या बुक से अपनी से देखना, यहाँ पर ऊपर ऊपर डेंटाइन बनना शुरू हो गया है सेकेंडरी डेंटाइन, तो ये S1 है। यहाँ पर देखो हाफ वे तक डेंटाइन बन गया, S2 है, और यहाँ पे तकरीबन सारी पल्प में सेकेंडरी डेंटाइन बन चुका है, तो ये S3 है, ठीक है। ये डेंटाइन सेकेंडरी डेंटाइन, पहले एट्रिशन का देखा फिर डेंटाइन का। अब आता है जिंजीवल अटैचमेंट की अल्ट्रेशन, जिसको हम क्या कह रहे थे, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, वो P से है। यहाँ पर P0 है, यहाँ P1 है, ये 2 है, ये 3 है। आहिस्ता आहिस्ता देखो अटैचमेंट क्या होती जा रही है, आल्टर होती जा रही है, बदलती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई पेरिडोंटोसिस नहीं हुआ, यहाँ पे पेरिडोंटोसिस होना शुरू हो गया है। यहाँ पर 1/3 तक पेरिडोंटोसिस हो गया, यहाँ पर 2/3 तक हो गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने पेरिडोंटोसिस यानी पेरिडोंटल मेम्ब्रेन का भी देख लिया, एट्रिशन का भी, सेकेंडरी डेंटाइन का भी। अब देखना ट्रांसलूसेंसी ऑफ रूट, यहाँ पर इसने उसको नहीं दिखाया हुआ, बस ये आपने याद कर लेना अगर T0, T1, T2, T3 ट्रांसलूसेंस होती जा रही है रूट। अब आगे रूट रिजॉर्प्शन, जो रूट होती है दांतों की वो रिजॉर्व होना ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो R0 पे देखो, R1 पे देखो, R2, R3 पे रूट आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, ठीक है, दांत की। अच्छा, उसके बाद आ गया सीमेंटम। सीमेंटम क्या था, जो रूट के अराउंड डिपॉजिट होता था। यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब रूट में क्या था, ये येलो येलो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था ना, साइडों वाला जो ये बोन थी, हमें साइडों वाली ब्राउन ब्राउन ये ज़्यादा नज़र आ रही थी, ये सॉकेट की जो बोन थी ज़्यादा नज़र आ रही थी। यहाँ पर आके देखो रूट सिर्फ इतनी सी रह गई, यहाँ पे रूट ज़्यादा थी, बोन इवन नज़र ही नहीं आ रही थी। तो ये रूट रिजॉर्प्शन है। और जो साथ है ना, ये सीमेंटम है। सीमेंटम मैंने दिखाई थी ना आपको फिगर में, रूट्स के साथ साथ था। तो यहाँ पे सीमेंटम आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है जितनी मैंने बताई हैं। अगर आपको दांत का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो ये बहुत आसानी से याद रह जाएगा। वैल्यू सबकी वैसी है 1, 2, 3 तक जानी, ठीक है। अच्छा, अब जो 2 टेबल्स मैं आपको करवाने लगी हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं। इनमें सबसे ऊपर है डिफरेंस इन स्कल, और उसके बाद है डिफरेंस इन पेल्विस, ठीक है। पहले हम स्कल देखते हैं। अगर कोई स्कल मिली है और ये देखना है कि वो मेल की स्कल है या फीमेल की स्कल है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अच्छा, पहले तो होल स्कल को देखते हैं, पूरी की पूरी स्कल को। मेल लार्ज स्कल होगी, ठीक है, और फीमेल की स्कल स्मॉल होगी। उसके बाद आर्किटेक्चर की डिज़ाइन को देखना है, तो मेल की जो है वो रज्ड हुई होती है स्कल, लेकिन फीमेल की स्मूथ होती है, उसमें रिजेस वगैरह नहीं ज़्यादा होते। अब मेल की स्कल का जो अगर ऑर्बिट देखा जाए, तो जो मेल के ऑर्बिट होते हैं वो स्क्वेरिश होते हैं, स्मॉलर होते हैं, और जो फीमेल के ऑर्बिट होते हैं वो लार्जर होते हैं और हायर होते हैं, ठीक है। ये लोअर होते हैं मेल के, फीमेल के हायर होते हैं। मेल के ऑर्बिट के जो मार्जिन होते हैं वो राउंडेड होते हैं, लेकिन फीमेल के शार्प होते हैं। फीमेल खुद भी तो शार्प सी होती है ना, तो उसके मार्जिन भी शार्प होते हैं। हायर होते हैं, ऑर्बिट बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ओके, फीमेल की आंखें बड़ी बड़ी होती है ना, वैसे याद कर लो। ऑर्बिट लार्ज होंगे, शार्प से मार्जिन होंगे, वैसे स्कल स्मूथ होगी, छोटी होगी। अब आगे चलो, सुपर ऑर्बिटल रिज। मेल में जितने भी रिजेस हैं ना वो बड़े हैं, क्योंकि हमने देखा था आर्किटेक्चर डिजाइन में भी रज्ड उसकी होती है वो, तो इसके रिजेस भी बड़े हैं। अब सुपर ऑर्बिटल रिज मीडियम टू लार्ज होता है मेल की स्कल का, लेकिन फीमेल का स्मॉल टू मीडियम होता है। उसके बाद चीक की बोन देखी जाए तो जाहिर बात है मेल की चीक बोन बड़ी होगी, प्रोमिनेंट होगी, फीमेल की स्मॉल होगी, फ्लैट होगी। पैराइटल प्रोटूबरेंस मेल की स्मॉल होती है और फीमेल की लार्ज होती है। रिजेस मेल में बड़े हैं लेकिन प्रोट्यूबरेंस फीमेल में। अब वो उसके बाद आ जाओ फ्रंटल प्रोमिनेंस पे। अगर पैराइटल प्रोट्यूबरेंस भी फीमेल में बड़ी है तो फ्रंटल प्रोमिनेंस भी फीमेल में स्मॉल टू मीडियम तक होगी, लेकिन मेल में स्मॉल होगी। मैस्टोइड प्रोसेस किस में बड़ा होगा, मैस्टोइड प्रोसेस होगा मेल में बड़ा, मीडियम टू लार्ज, और फीमेल में स्मॉल टू मीडियम। मैस्टोइड प्रोसेस और दूसरी चीज़ सुपर ऑर्बिटल रिजेस, दोनों मेल में बड़े हैं। चीक बोन भी मेल में बड़ी है, ठीक है। ओसिपिटल रीजन,
इसकी जो प्रोटूबरेंस है वो मेल में प्रोमिनेंट होगी और फीमेल में प्रोटूबरेंस ऑसिपिटल की लेस प्रोमिनेंट होगी। कंडाइल जो है वो भी मेल में बड़े होंगे, फीमेल में छोटे होंगे। मैंडिबल भी मेल की बड़ी होगी, फीमेल की छोटी होगी। पैलेट भी बड़ा होगा मेल का और टीथ भी। अच्छा, अब हम वो चीज़ें देखते हैं जो फीमेल की स्कल में बड़ी थी और मेल में छोटी थी, बाकी तो ओवरऑल मेल की ही बड़ी है। अच्छा, फीमेल की स्कल में जो है वो फ्रंटल प्रोमिनेंस लार्ज थी, बड़ी थी, और मेल की छोटी थी। फ्रंटल प्रोमिनेंस, एफ से फीमेल, एफ से फ्रंटल प्रोमिनेंस, याद रखना। दूसरी चीज़ पैराइटल प्रोटूबरेंस। फ्रंटल प्रोमिनेंस और पैराइटल प्रोटूबरेंस फीमेल की स्कल में लार्ज होती है और मेल की स्कल में स्मॉल होती है। इसके अलावा सुपरऑर्बिटल रिजिस, चीक बोन, फ्रंटल दूसरी मेस्टोइड प्रोसेस, ऑसिपिटल कंडाइल, मैंडिबल, पैलेट, टीथ, सब कुछ मेल की स्कल में लार्ज है और फीमेल की स्कल में स्मॉल है। आराम से हमें ये टेबल याद हो गया, इसको एक दफ़ा लिख के देख लीजिएगा। पेल्विस, पेल्विस में जब डिफरेंस देखने हैं तो सबसे पहले पेल्विस में देखना है जी, होल पेल्विस देखे तो मेल की मैसिव रज्ड मिलेगी, जैसे स्कल भी रज थी, और फीमेल की स्मॉल और स्मूथ होती है, ठीक है, लेस मैसिव होती है। अब अगर बात करें सब प्यूबिक एंगल की तो वो वी शेप होता है और एक्यूट होता है मेल में, राउंडेड और यू शेप्ड होता है फीमेल में, राउंडेड और यू शेप। फीमेल ज़रा बल्कि होती हैं तो वहाँ से याद रखो यू शेप, और मेल में वी शेप, ठीक है, बस याद ही रखना है ना हमने तो। सिम्फाइसिस मेल में हायर होता है, फीमेल में सिम्फाइसिस लो होता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्टुरेटर फोरामेन, जैसे मेल का मैंने आपको ऑर्बिट्स का बताया था ना, बड़े मतलब लोअर थे, स्मॉलर थे, ठीक है, स्मॉलर भी थे, लोअर भी थे, और राउंडेड मार्जिन्स थे। तो यहाँ पर जो ऑब्टुरेटर फोरामेन है ना वो मेल के लार्ज हैं और ओवॉइड हैं, फीमेल के स्मॉल हैं और ट्रायंगुलर हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स फीमेल की स्कल में लार्जर होते हैं, लेकिन पेल्विस की अगर देखा जाए तो ऑब्टुरेटर फोरामेन मेल के लार्ज होते हैं। एसिटाबुलम भी मेल का लार्ज होता है, मेल की पेल्विस का, और फीमेल में स्मॉल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रेटर स्कैटिक नोट्स देखी जाए तो वो फीमेल की लार्ज होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप इन चीज़ों को ना 2-3 दफ़ा रिवाइज करोगे, आपको आराम से याद हो जाएगी। इस्चियोप्यूबिक रेमाई भी मेल के इवर्टेड होते हैं स्लाइटली, लेकिन फीमेल के इवर्टेड होते हैं ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ तो सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन लार्ज होती है, मेल में स्मॉल होती है, फीमेल में। इलियम को देखा जाए तो मेल में हाई होती है और वर्टिकल होती है, फीमेल में लोअर होती है, ठीक है। सैक्रम मेल में लार्जर और नैरोअर होता है, फीमेल में स्मॉलर और ब्रॉडर होता है, ठीक है। सैक्रम मेल में लार्जर होता है और नैरोअर होता है, फीमेल में स्मॉलर और ब्रॉडर होता है। पेल्विक प्रीम यहाँ पर हार्ट शेप है, यहाँ पर सर्कुलर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इनको ना टेबल्स को आप मस्ट 1-2 दफ़ा लिख कर देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा लेकिन आपको याद रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने टेबल सारे कर लिए हैं, अब हम करेंगे इसके पॉइंट्स। सबसे पहले यहाँ पर जो करना है ना, सारा नहीं करना होता चैप्टर, कुछ कुछ पॉइंट्स एनालिसिस करने हैं। आर्थोपोमेट्री आ जाता है, जिसको हम ब्रेटिलन्स आर्थोपोमेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। आर्थोपोमेट्री में हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें देखा जाता है कि ये पहले ना ऑब्जर्व किया गया कि 21 ईयर्स के बाद जो है ना वो साइज़ वगैरह या मेजरमेंट जो है वो बॉडी की चेंज नहीं होती, बॉडी की लेंथ या ब्रीथ, हेड की या फिंगर्स की या फीट की, ये चेंज नहीं होती लेंथ और ब्रीथ 21 ईयर्स के बाद। जब ये देखा गया तो उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी मेजर करने के लिए हम इन लेंथ को यूज़ कर सकते हैं कि एक पर्सन की सारी लेंथ मेजर करो। 14 मेजरमेंट्स उसकी ली जाती हैं, उसके हाथों की, पाँव की, उसकी ओवरऑल लेंथ की, उसके हेड की, फेस की, 14 मेजरमेंट्स होती हैं टोटली। इन 14 मेजरमेंट्स को लो तो ये बहुत कम चांसेस है कि किसी दो पर्सन की 14 मेजरमेंट्स आपस में एक जैसी हों, ठीक है, कहीं ना कहीं चेंज आ जाता है, इसीलिए हम इन मेजरमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटी के लिए। तो क्या पॉइंट लिखने हैं, सबसे पहले इसका नाम पता हो, दूसरी चीज़ के 21 ईयर्स के बाद मेजरमेंट्स चेंज नहीं होती, तीसरी चीज़ के 14 मेजरमेंट्स मेजर करनी होती हैं पर्सनल आइडेंटिटी के लिए, और शहबाज में ये मेजरमेंट्स बताई हुई हैं, यहाँ पर नहीं बताई हुई। डिक्टाइलोग्राफी, डिक्टाइलोग्राफी एक मेथड है जिसमें क्या किया जाता है कि जो पैटर्न होते हैं रिजिस के फिंगर टिप्स पे, जैसे यहाँ पर फिंगर टिप्स पे पैटर्न होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है पर्सनल आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। फिंगर टिप्स पे जो रिजिस के पैटर्न है, ओवरऑल देखा जाए तो सबके ना जितनी भी फिंगर्स उनमें तकरीबन 4 तरह के पैटर्न बना रही होते हैं। या तो आर्च पैटर्न होता है, ठीक है, फिंगर टिप्स का, या लूप पैटर्न होता है, या कंपोजिट होता है, यानी तकरीबन सबको मिलाकर जो बनता है, या वुल पैटर्न होता है। ये 4 पैटर्न्स के नाम आपको आने चाहिए, ड्रा तो नहीं करना, नाम आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 मेथड होते हैं जी फिंगर टिप्स की लेने के, मार्क लेने के, या फिंगर टिप्स के पैटर्न चेक करने के, वो होते हैं प्लेन मेथड और रोल्ड मेथड। यहाँ पर वो भी मेंशन नहीं किया शहबाज पे, ये नाम आपने यहाँ से याद कर लेने। अच्छा, आगे वो बता रहा है कि फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर से हेल्प ली जाती है कुछ कंडीशन में, फिंगर टिप्स ईजिली नहीं ली जा रही हो, क्या कहते हैं, फिंगर के जो इंप्रेशन होता है वो नहीं लिया जा रहा होता, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है। अब उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, नंबर 1, अगर स्किन हार्डन हो चुकी है हैंड्स की या डेड बॉडी की, तो उसके अब फिंगर टिप्स नहीं ली जाएंगी ना उसके मार्क, तो उसके लिए स्किन को सॉफ्टन करना है, कैसे करना है, ऑयल के साथ करना है, और पैराफिन वैक्स को इंजेक्ट कर देना है सबक्यूटेनियस एरिया में, तो उसका कंट्रोल भी रिस्टोर हो जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगी। अगर अगर एपिथेलियम उतर रही है ऊपर से, तो उसको आराम से उतारना है, केयरफुली उतारना है, ताकि उसका जो पैटर्न है वो ख़राब ना हो। देन उसको क्या करना है, स्लाइड पे रख के एयर ड्राई कराना है, और फिर 2 ग्लास लाइट के दरमियान उसको